आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मोनी सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बेबाक मुंसिफ। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय को चुना गया है। वो 3 बार सांसद रह चुके हैं और 4 बार विधायक भी रह चुके हैं। बता दें कि विष्णुदेव साय मोदी के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में काम कर चुके हैं। आलाकमान के सामने उनकी साफ छवि और जो थी उसको लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही 3 बार सांसद, 4 बार विधायक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में आयोजित पार्टी बैठक के दौरान बड़ा फैसला लिया है। मायावती ने बसपा की इस बैठक के दौरान सबके सामने ऐलान किया कि बीएसपी में उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद होंगे, जो उनके भतीजे भी हैं। इस बैठक में मायावती ने पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों और सभी राज्यों के प्रमुख पदाधिकारियों को बुलाया था। साथ ही बात करें तेलंगाना की तो AIMIM MLA अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाने के मामले को लेकर बीजेपी ने राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है और नियुक्ति को रद्द किए जाने की मांग की है। इसके अलावा अब मांग उठने लगी है कि क्या मुसलमानों को तेलंगाना सरकार की कैबिनेट में अभी तक किसी भी मुस्लिम को जगह नहीं मिली है और इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और क्या उनको वाकई जगह मिलेगी, इस पर भी अभी चर्चा होगी। और इसके अलावा आज कई और मुद्दों पर होगी चर्चा और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर फरासत बाकरी मेरे साथ हैं। फरासत साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। कांग्रेस लीडर अशफाक खान हमसे जुड़े हैं, उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूं। बीएसपी लीडर अबरार हुसैन आज़ाद हमारे साथ हैं, आपका भी इस्तकबाल है अबरार साहब। और BRS लीडर अकबर अली हमारे साथ हैं, आपका भी इस्तकबाल है जनाब। फरासत बाकरी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। प्रोटेम स्पीकर को लेकर इतनी सरदर्दी क्यों है, इतना कि आपको जो है गवर्नर के पास जाना पड़ रहा है? प्रोटेम स्पीकर तो कुछ एक दिन के लिए बनते हैं, जब तक शपथ ली जाती है, शपथ लेते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। फिर या ये अकबरुद्दीन ओवैसी के नाम पर को लेकर है या वाकई प्रोटेम स्पीकर को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं? जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जी रेवंत रेड्डी को और गवर्नर तेलंगाना को जिस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए था, स्पेशली रेवंत रेड्डी ने नाम भेजा यहाँ से जी। ये जो इलेक्शन से पहले जो बेवा का रोना रोए, ये लोग हैदराबाद की मिसाल मशहूर है। कांग्रेस वाले जो बेवा का रोना रोए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, फिर उन्होंने बोल रहे RSS की चड्डी, वो ये अमक डमक, बहरहाल आवाम को बेवकूफ बनाने में जो है ये लोग कामयाब हो गए, हुकूमत बना ली है अपनी। आज उसके बाद फिर क्या हुआ? अकबरुद्दीन ओवैसी आपके कहां से दोस्त हो गए, जबकि आपके पास जो है अकबरुद्दीन ओवैसी से ज्यादा सीनियर मोस्ट लेजिस्लेटर्स मौजूद है आपके पास, आपके फ्लोर पे। आप क्यों फिर अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम सजेस्ट करें? आपके उनका क्या? हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी के नाम पे चिंता है या वाकई आप चाहते थे कि कोई सीनियर बने? साहब, ये जो है एक ट्रायंगुलर पॉलिटिकल पार्टीज का जो है गेम है ये। ठीक है, BRS, MIM, कांग्रेस। हम आपको बोलते क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस, BRS तो अब विपक्ष में है, BRS को हराकर उन्होंने कहां से हुआ फिर? अब ये बताइए। हाँ, सिस्टम देखिए ना पूरा ये। हाँ। हम आपको गालियां देंगे, आप हमको गालियां दीजिए, आवाम को बेवकूफ बनाएंगे, फिर अपने काम हम सीधे कर लेंगे। वजह क्या थी अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाने की? आपके पास दूसरा कोई और सीनियर लीडर नहीं था क्या जी? बाद में फिर हमारे लोग जाके गवर्नर से मिले, इसके सिलसिले में बीजेपी के लोग पूरा डेलीगेशन गया। गवर्नर मैडम से जो भी अश्योरेंस मिला आपके पर मीडिया के जरूर बताएंगे आपको हम। इस तरीके के जो है आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं लोग कांग्रेस वाले। आप इलेक्शन तमाम गालियां देते रहे कांग्रेस को, MIM को, फिर आप जो है उनके फ्लोर लीडर को जो है आप जैसा अकबरुद्दीन ओवैसी बोले, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, हमारे सामने झुकना पड़ेगा, फिर आप झुक के बता दिए। आज बड़ा सवाल ये है कि ठीक है, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा सीनियर नेताओं की वहाँ पर या सीनियर विधायकों की बात करें, तो सीनियर विधायक में सबसे ज़्यादा सीनियर की अगर बात करें तो खुद CM KCR थे, पूर्व CM KCR, वो सबसे ज़्यादा सीनियर थे, 8 बार के विधायक हैं। तो वो क्योंकि चोट लग गई थी उनके, तो उसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज थे, तो वो तो आ नहीं सकते थे। बाकी सब कुछ लोग 6 या 7 बार के। जी, आपको मैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव 7 टाइम्स MLA है, 7 टाइम्स MLA है। हाँ, और खुद हमारा साबिका स्पीकर 7 टाइम्स MLA है। क्या नाम उनका, प्रोटेम जो साबिका स्पीकर थे पोचारम श्रीनिवास साहब जी। और ऐसे कई विधायक है, कांग्रेस में खुद है। हाँ, फिर आपका ये जो है ये ड्यूल सिस्टम जो है ना, पब्लिक के सामने एक अंदर एक जो अंदर द टेबल एक है, वो बताना चाहिए पब्लिक को क्या वजह थी ये। नहीं, मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूं कि वाकई आप मतलब अगर BRS के यही सीनियर लीडर अगर शपथ दिलाते तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आपके 8 के 8 विधायक फिर शपथ लेते। नहीं, हमारे को दिक्कत नहीं थी। तो हमारे लोग जो है अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथ में शपथ लेना नहीं चाहे। जो हमारा जो 2018 में राजा सिंह का भी जो स्टैंड था, आज भी बीजेपी का वही स्टैंड है कि हम इनके हाथ में जो है शपथ नहीं लेंगे। उन्होंने अपने स्टैंड पे खड़े रहेंगे आगे भी।
नहीं, अगर पिछली बार की हम 2018 की बात करें, मुमताज साहब को शायद बनाया गया था प्रोटेम स्पीकर, और मुमताज साहब के नाम पे फिर आपको एतराज क्यों था? वो तो कई बार के विधायक हैं तो और सीनियर थे। नहीं, मतलब प्रॉब्लम एआईएमआईएम से है, प्रॉब्लम एआईएमआईएम से है। इनका जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इनका जो सिनेरियो, इनका काम करने का जो तरीका है, उससे है हमारे को। अच्छा, मतलब ये जरूरी नहीं था कि वो कितनी बार के विधायक हैं, जरूरी ये था कि एआईएमआईएम का नहीं बनाना चाहिए था। बिल्कुल आपका ये भाई, इनसे सीनियर भी तो लोग हैं ना। हाँ, अकबरुद्दीन नबी से सीनियर भी और लेजिस्लेटर्स है वहां पर। हाँ जी, ठीक है। अकबर अली साहब बीआरएस से लीडर हमारे साथ मौजूद है। अकबर अली साहब, अब वो तो सीधे तौर पे आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये जो है बीआरएस और कांग्रेस की मिलीजुली वो है, और बीआरएस चाहती है कि कांग्रेस को गाली दे तो ये वो करेंगे, और कांग्रेस बीआरएस को गाली देगी। बस क्या वाकई यही चल रहा है? मामू भांजे खाला, ऐसा पॉलिटिकल पार्टी हो गई है। सोनिया गांधी खाला हो गई, केसीआर मामू हो गए, ये भांजे हो गए। ठीक है, अब मैं उनसे जवाब ले लेता हूँ अकबर अली साहब से। जी अकबर अली। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं मुंसिफ के मैनेजमेंट को मेरा सलाम करता हूँ और नाज़रीन को मेरा सलाम। जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे यहाँ पर मदद किया गया। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी और बीआरएस पार्टी में कभी इत्तेफाक नहीं था। हमारी मेन अपोजिशन कांग्रेस पार्टी थी, जो हर किसी को मालूम है। 2000 गुज़िश्ता इलेक्शन में जी कांग्रेस को 22 MLA आए थे जी, और हमारे को 88 आए थे जी। वो सेम अपोजिशन का रूल था। ठीक उसी तरह से इस बार भी हमारा मेन अपोजिशन कांग्रेस ही थी, बीजेपी नहीं थी। ये हमेशा से अपोजिशन का ये मतलब ये रवैया रहा है कि कांग्रेस बीजेपी दोस्त, एमआईएम कांग्रेस दोस्त, ऐसा रहता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता, बराबर हमारी अपोजिशन कांग्रेस पार्टी थी, अभी भी है। हम जो है इंशाल्लाह अब पावर से जो है चले गए हैं, इतने हमारे को इख्तियार नहीं आया, लेकिन इंशाल्लाह आगे जो है हम बढ़कर जो है पार्टी के लिए अच्छा काम करेंगे और इंशाल्लाह केसीआर साहब आने वाले वक्त में एक ज़बरदस्त अपोजिशन का रोल निभाएंगे। अभी ये 5 साल आप मान रहे हैं कि हम जो है एक अच्छी अपोजिशन बनने वाले हैं, स्ट्रांग अपोजिशन रही। हाँ ठीक है। अबरार साहब, मैं आपके जी और एक बात, जैसा साहब बता रहे थे कि स्पीकर जो है हरीश राव साहब को बनाना था या फिर पोचाराम श्रीनिवास साहब को बनाना था, अपोजिशन के थे बोल के प्रेफरेंस नहीं दिए। एआईएमआईएम एक न्यूट्रल पार्टी है ऐसा बोल के उनको ज्यादा अहमियत दी। न्यूट्रल पार्टी होंगी एआईएमआईएम, मामू भांजे का हिसाब है ना? नहीं रहता वैसा। ठीक है। मैं अबरार हुसैन साहब आपके पास आऊँगा, लेकिन मैं सबसे पहले अब अशफाक साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस का ये मसला चल रहा है, तो मैं एक बार उनसे ज़रा उनकी राय ले लेता हूँ। अशफाक साहब, क्या वाकई ये मामू भांजे वाला खेल है जैसे कि फिरासत बाकरी साहब कह रहे हैं, यह मामला कुछ अलग है? क्या ये वाकई ये वाला दस्तूर चल रहा है क्या कि आप जो है केसीआर को गाली बकेंगे तो आप जीत जाएंगे, केसीआर को आपको कहेंगे तो फिर आप वो जीत जाएंगे? ये किस तरह का कुछ है क्या अलायंस आप लोगों का? देखिए, जो हमारे बीजेपी के लीडर जो बता रहे हैं जी, वो ये है कि देखिए बात अभी जैसा मजलिस की कर रहे हैं, तो बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान के अलावा कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। जी, अकबरुद्दीन अवैसी का मामला हो या फिर लास्ट टाइम इसमें मुमताज अहमद खान का मामला हो, देखिए प्रोटेम स्पीकर का जहाँ तक सवाल है उसमें सबसे पहले सीनियरिटी देखी जाती है। सीनियरिटी में कांग्रेस के लोगों को और कोई सीनियर आपको नुमाइंदा नहीं दिखा क्या? आप देखिए कि कंटिन्यू 6 टर्म मुमताज अहमद खान को इसीलिए जो इसको दिया गया था, कंटिन्यू 6 टर्म जीत के आए थे। बिल्कुल। अभी अकबरुद्दीन अवैसी का कंटिन्यू जो उनका जो हार जीतने का रिकॉर्ड है कंटिन्यू है जी। जहाँ अगर दूसरे अगर एमएलए को देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीच में 1-2 बार हार चुके हैं। तो जो सीनियरिटी है और जो ओहदे की बात है, कांग्रेस की कहाँ पर बात है, स्पीकर का जो एक ओहदा है, स्पीकर जब बनता है तो चाहे वो अकबरुद्दीन अवैसी प्रोटेम के लिए बने या फिर कांग्रेस का जो भी स्पीकर बनेगा अभी असेंबली में, तो वहां पर चीफ मिनिस्टर को भी ठहर के रेस्पेक्टेबली जैसे उनको संबोधित करना पड़ता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं, इसीलिए जब अगर उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, वो स्पीकर के जो रेस्पेक्ट है वो रेस्पेक्ट को जैसा कायम करें। कांग्रेस और एमआईएम का कभी टाई अप था 2014 के बाद में। राहुल गांधी जी का स्पष्ट जो स्टेटमेंट था कि अगर हमको एक एमएलए भी अगर कम पड़ता है और मजलिस का सपोर्ट लेना पड़ा तो हम गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करेंगे, हम और मजलिस का सपोर्ट नहीं लेंगे। प्रोटेम स्पीकर बनाने की वजह आप बताइए, वो पूछ रहे हैं आपसे। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि सीनियरिटी के अकबरुद्दीन अवैसी 6 टर्म से लगातार जो जीतते हुए आ रहे हैं, और दूसरे जो एमएलए की बात कर रहे हैं, आप उनका रिकॉर्ड भी चेक कर लीजिए, वो कहीं ना कहीं 1-2 बार बीच में हारे हैं जी। तो प्रोटेम का मतलब टेम्पररी स्पीकर को अगर आप देख रहे हैं, जैसा आप अब के
केसीआर साहब की बात कर रहे हैं, तो केसीआर साहब बीच में असेंबली छोड़कर पार्लियामेंट के लिए भी रिप्रेजेंट हुए थे बीच में, अपना असेंबली का हल्का छोड़े पार्लियामेंट के लिए कॉन्टेस्ट करे, तो वहां पर जो सीनियरिटी देखे थे कंटिन्यूअस, क्योंकि मुमताज अहमद खान को आपने देखा था कि 6 टर्म के एमएलए थे वो, और बीजेपी के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं, जहां पर मुसलमानों की बात आ गई, प्रोटेम स्पीकर एमआईएम का, बल्कि अरे भाई आप जो सो डेवलपमेंट की बात, आपके जितने एमएलए जीत के वो तो चंदे में जीत के, कांग्रेस और टीआरएस चंदे में जीत के, हमारे अपने बल पे जीत के आए, नहीं बल पे नहीं है आपको, जहां पर ये आपको जो आज हुकूमत आई, वो हुकूमत आई केसीआर की नाहली की वजह से हुकूमत आई, वरना जो है हमारी एब्सोल्यूट जो है डबल सरकार बनती है यहाँ पे। फिरासत बाकरी साहब, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बीच में रखूंगा, क्योंकि मैं जब आप बात कर रहे थे मैंने किसी को भी इंटरप्ट नहीं करने दिया, उनको अपनी बात रखने देते हैं, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। आप दोनों की मैं बात सुन लेता हूं, फिर इस पे हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास बीआरएस के भी लीडर हैं, बीएसपी के लीडर हैं, उनसे मुझे सवाल लेना है। अब अशफाक साहब अपनी बात जल्दी से पूरी कर दीजिए। बिल्कुल, मैं यही कहूँगा यहाँ पर सिर्फ जो है सो हिंदू मुसलमान के अलावा कोई दूसरा बीजेपी के पास कोई मुद्दा होता नहीं। हर मुद्दों की राजा सिंह की जबान बात कर, राजा सिंह देखिए स्पीकर का तो जो पोजीशन है, चाहे वो किसी भी पार्टी का, कल अगर जो बीजेपी बात कर रहे हैं बीजेपी के इख्तियार की, वैसा तो कभी नहीं होगा तेलंगाना में बीजेपी की, बताएंगे आपको होगा या नहीं होगा। प्रोटेम स्पीकर अगर बनता है तो कांग्रेस भी वो पोस्ट का रिस्पेक्ट करेगी, ऐसा नहीं कि मतलब बीजेपी का स्पीकर बन गया और हम उसके साथ शपथ ले लेंगे, ये कहना बहुत गलत बात है। ये तौहीन है, समझे आप, एक मानो में स्पीकर की जो है तो प्रोटेम स्पीकर की तौहीन है। तो लीजिए कानूनी एक्शन लीजिए कोई, अगर ठीक है तो जी। अबरार साहब, मैं आपके पास आ जाता हूँ। सवाल बड़ा सीधा सा है, साफ सा है एकदम, और आज जो है वो कहीं ना कहीं लाइमलाइट में है, मीडिया की हेडलाइंस में है। आकाश आनंद, बीएसपी सदर मायावती ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, कहा है कि वो मेरे जानशीन होंगे। ये तो परिवारवाद वाली बात, दोबारा से जो इल्ज़ाम बीजेपी या दूसरी पार्टियां लगाती हैं कांग्रेस पर, आप पर, ये तो वही वाली बात हो गई। आकाश आनंद क्या वाकई इतने बड़े लीडर थे कि उनको अपना जानशीन मायावती ने जो बना दिया, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, आकाश आनंद जो है ना सियासी गलियारों में काफ़ी वक्त से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं जी। वो एक नौजवान युवा नेता हैं जी। आज जो है ना सियासी बागडोर नौजवानों के हाथ में हो, इस मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए न्यू ब्लड को जो है ना सामने रखा जाए, इसी नीयत से आकाश आनंद को मायावती जी ने अपना जानशीन मुकर्रर किया, ताकि ये उनकी सरपरस्ती में ये काम कर सके। तो इसी तरह आकाश आनंद जो है ना पहले से भी तेलंगाना के दौरों पे आ चुके हैं, वो खुद जो है ना यहाँ पे ग्राउंड में काम कर चुके हैं, तो एक नई उम्मीद उनके साथ हमारी जुड़ी हुई है, ताकि इस मुल्क को जो है ना नया मुस्तकबिल संवारने का मौका मिले। अगर हम बात करते हैं तो भाई क्यों राहुल गांधी ही जो है ना सोनिया गांधी के बाद मौका दिया गया, तो कहीं ना कहीं इसके असरात है। लेकिन देखिए सवाल ये है कि आप अपने आप को जो है ना किसी को नुमाइंदे को मुकर्रर करने का आपके पास इख्तियार है, तो आपने मुकर्रर किया, इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने रिवाज बदला है, मल्लिकार्जुन खड़गे को वाकई मौका दिया गया है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए अभी जो है ना हालात जैसे सामने आएंगे उस हिसाब से आगे की कारकर्दगी की जाएगी। एज ए नेशनल प्रेसिडेंट उन्होंने इनको अपना जानशीन मुकर्रर किया है। मतलब क्या हम इसको ऐसे मान लें कि अब जो है मायावती वो, क्योंकि बहुत टाइम से वो बहुत ज़्यादा मतलब मैदान में भी नहीं दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा रैलियां भी उनकी नहीं देखने को मिल रही, बहुत ज़्यादा बयान भी उनके नहीं आते, तो क्या वो अब हम उनका रिटायरमेंट मान लें? नहीं, ये तो इल्ज़ाम है। हाँ, खुद तेलंगाना 2023 इलेक्शन में 2 सभाएं मायावती जी मैडम यहाँ पे आई हैं, और उससे पहले एक हैदराबाद की एक सभा में वो बराबर यहाँ पे आई, शामिल रही, वो कैंपेनिंग किए हैं। कि देखिए मीडिया बहुत ज़्यादा जो है ना कॉर्पोरेट हो गया है, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रहा है, उन्हीं लोगों को फोकस करता है जो उसको मेंटेन करते हैं, जो उनके साथ जो है ना, देखिए ज़्यादातर मीडिया तो ओन्ड बाई पॉलिटिकल पार्टीज हो गया है। तो इसी का भी नतीजा है कि ये जो पार्टियां हैं जो कमज़ोर फाइनेंशियल स्टेटस रखती हैं, उनके साथ में जो है ना वो लेवल की जो है ना उनको पब्लिसिटी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से आवाम तक बीएसपी के पास से कब से जो है फाइनेंशियल इश्यूज आने लगे, ये कैसी बात कर रहे हैं? अब आप पे तो करोड़ों रुपए का आरोप लगते रहे, अक्सर बहुत सारी चीजें आरोप लगना एक अलग चीज़ है, और वही सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट भी दी गई है। खुद जो है ना मायावती मैडम के ऊपर जो आरोप लगे थे उसकी क्लीन चिट भी जो है ना मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के जहनों में और जबानों पे वो आज भी वो आरोप का जिक्र किया जाता है, जबकि ये कोई नहीं कहता कि भाई हाँ इन पे इल्ज़ाम लगा था और वो इल्ज़ाम से बरी हो गई, तो वो पाक हो गई।
नहीं, अब सुनने में तो ये भी आता है, बहुत सूत्र भी बताते हैं और चीज़ें अक्सर जो और दूसरी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो भी इल्ज़ाम लगा रहते हैं कि मायावती की चुप्पी कहीं ना कहीं कुछ और रीज़न है। वो शायद हो सकता है कि जो मतलब उनकी जो पुरानी फाइलें ना खुल जाएं, इस वजह से वो डर के मारे आजकल बोलती नहीं है। नहीं, देखिए ये इस तरह के ख्यास आ रही हैं, हमेशा चलती रहेंगी और हम जो है ना किसी के जहनों को या किसी के ज़बानों को बांध नहीं सकते। अगरचे इस तरह का कोई मसला होता तो क्यों हम जो है ना इतना स्ट्रांगली जो है ना ग्राउंड पे काम करते। हम तो अपना काम कर रहे हैं, ये देखिए हम कितना असरअंदाज हो रहा है ये बात की बात है, लेकिन हम काम में अपनी कमी नहीं कर रखे हुए हैं, अपना काम तो कर रहे हैं ग्राउंड पर। ठीक है, फिरासत बाकरी साहब, आज जो है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया गया, विष्णुदेव साय को चुना गया है। क्या कहते हैं विष्णुदेव साय को चुनने का रीज़न क्या रहा होगा? और दूसरा मैं जानना चाहता हूँ ये मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर कब ऐलान होने वाला है? बड़े इस मामले में बहुत ज़्यादा आपने बिल्कुल सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है। छत्तीसगढ़ के लिए तो आपने बता दिया कि विष्णुदेव साय चीफ मिनिस्टर, चूंकि वो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, अभी इस बार जो है एमएलए जीते हैं जी, तो उनका नाम हो चुका है छत्तीसगढ़, तो पिक्चर क्लियर हो गया है। पिक्चर क्लियर हो गया। रहा सवाल हमारे राजस्थान में राजनाथ सिंह साहब और सरोज पांडे साहब, मनोज तावड़े साहब, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, नेशनल पूरी टीम गई हुई है वहाँ पे हमारे लेजिस्लेटिव पार्टी से डिस्कशन करने के लिए। वो भी एक आध दिन में आपको जो उसका पिक्चर भी क्लियर हो जाएगा। एज वेल एज आपके मध्य प्रदेश में भी हमारे मनोहर लाल खट्टर साहब, डॉक्टर लक्ष्मण साहब, ये भी टीम गई हुई हमारी वहाँ पे उनसे बात करने के लिए। वो भी एक आध दो दिन में आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा और विद इन ए वीक जो है तीनों स्टेट में हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी। मायावती जी ने अपना जानशीन बनाया है, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से आपका स्टैंड क्या है? मायावती ने जानशीन बनाया है, उन्होंने अपने जिसको जानशीन बनाया है वो जाने और उनका जानशीन जाने, मगर उनका खुद का अपना जो है एक पॉलिटिकल जो यूपी में बेस था, वो बेस उनका खिला जो है पूरा जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है वहाँ पे। हाँ, अभी उनका जो है हमारे अबरार साहब बता रहे हैं कि उनके पॉलिटिकल गलियारों में उनका था जो भी था, वाटर में भी अभी फिलहाल खुद मायावती का कुछ भी पॉलिटिकल खिला बाकी नहीं रहा, तो उनके नायब का क्या खिला रहेगा बाकी, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। मतलब आप मानते हैं कि उनका भी मायावती का कुछ स्टैंड ही नहीं है पूरे एंटायर इंडिया के पॉलिटिक्स में अभी फिलहाल राइट नाउ। यूपी में उनका क्या मुस्लिम करेंगे, पोलराइज करेंगे, यूपी में इलेक्शन में क्या रहा पोजीशन उनसे मंदिर करेंगे तो 2022 में आपके पास यूपी में इलेक्शन हुए, उसके अंदर क्या पोजीशन रहा? डेवलपमेंट को इशू नहीं रहेगा, समझ लो एक एमएलए जीता क्या? 15,000 रुपए आपका इशू नहीं रहेगा, ये तरक्की आपका इशू नहीं रहेगा। आपने नोटबंदी कर दी और आपने जो ना गवर्नमेंट हमारी है, हम अगर चाहते हैं पब्लिक के बेटरमेंट के लिए तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर आवाम की बेहतरी के लिए कोई स्कीम आती है, वो स्कीम को आपको भी वेलकम करना पड़ेगा, राहुल गांधी को वेलकम करना पड़ेगा, चंद्रशेखर राव को वेलकम करना पड़ेगा, सबको वेलकम करना पड़ेगा। क्या हासिल हुआ? क्या हासिल हुआ? जितना करेंसी मार्केट में आपको क्या नुकसान हुआ नोटबंदी से? प्रिंट आउट हुआ, करेंसी वापस आपको नुकसान क्या हुआ? आपको नुकसान क्या हुआ? वही वजह है जो मायावती आज जो है अपना फाइनेंशियल पोजीशन खराब कर रहे हैं आप पीछे ढकेलने क्या मोनी साहब? आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मायावती का पोजीशन खराब होने की वजह वही है नोटबंदी, ब्लैक मनी साहब करने जो है ना बदहाली के जिम्मेदार, और ना कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोली कि हमारा फाइनेंशियल खराब है, वजह से खुद मुल्क जो है ना आज जो है ना इतना परेशान है। मैं आऊंगा अशफाक साहब से एक सवाल ले लेता हूं। अशफाक साहब, पॉलिटिकल पार्टी है, छत्तीसगढ़ में सीएम का ऐलान हो गया है, मायावती के भी जानशीन का ऐलान हो गया है। ये मतलब एक क्या कहें से आज जो है बड़ा मीडिया के हिसाब से बड़ी बड़ी हेडलाइंस मिली हैं, क्योंकि मायावती जब अपने भतीजे को अगर जो है पदाधिकारियों को बुलाने के बाद आकाश आनंद को अपना जानशीन ऐलान करती हैं, और जो छत्तीसगढ़ के सीएम का भी आज ऐलान होता है, और एक ऐसे चेहरे जिनका जिक्र तक भी नहीं हो रहा था लगा और उनको सीएम बना दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए छत्तीसगढ़ के जहाँ तक अभी आपने कहा चेहरा, तो क्योंकि उनके पास कोई चेहरे बचे ही नहीं थे जिनको आगे लेके आए छत्तीसगढ़ में। तो अभी क्या है कि जो पॉलिटिक्स है वो खेलना चाह रहे हैं, इनके पास तो कोई मुद्दे नहीं है, तो अब इन मुद्दों को गरमाने के लिए अभी जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं उनको इसीलिए लाया गया है कि वहाँ पर कोई छत्तीसगढ़ में चेहरा ही नहीं बचा था। तो रहा सवाल बीएसपी का, जिस तरीके से है तो वो उनकी अपनी पार्टी का अंदरूनी मसला है, शायद वो अपने कॉन्शियस में लिए होंगे उनके जो दूसरे लीडर्स है, उसके बाद में अगर समझती है वो तो उनकी अपनी पार्टी है, उनका डिसीजन है वो, क्योंकि पार्टी की सीटों में रही है, पार्टी को चलाया है उन्होंने, वो समझते हैं कि अगर इनके नेतृत्व में जो सो बीएसपी तरक्की करेगी तो वो शायद उसकी वजह से उनको जो सो अपना जो नया चीफ अपॉइंट किया पार्टी का। जी ठीक है, मैं अकबर साहब आपसे सवाल ले लेता हूँ। अकबर अली साहब, सबसे पहले तो आज एक तस्वीर देखने को मिली, मैं कहूँगा कि राजनीतिक गलियारों में बहुत अच्छी तस्वीर है। जो सीएम बने हैं रेवंत रेड्डी साहब, वो मिलने के लिए जाते हैं
आपके केसीआर साहब से और उनसे मुलाकात करते हैं, हॉस्पिटल में उनका हालचाल जानते हैं। क्या कहेंगे, मतलब क्योंकि इस तरह से जाना कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दुश्मनी तो कह सकते हैं, पर्सनल इसको नहीं लेते, लेकिन पॉलिटिकल दुश्मनी के तौर पर अगर हम इसको देखते हैं, पॉलिटिकल दुश्मनी को भुलाकर रेवंत रेड्डी ने सीएम बनते ही एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है। क्या लगता है कि वाकई एज ए अपोजिशन अभी आप भी उनकी हेल्प करेंगे एक अच्छी सरकार चलाने में? पॉलिटिकल एक अलग चीज़ है जी, अगर कोई हॉस्पिटल में है उसको देखने जाना एक अलग बात है जी। रेवंत रेड्डी साहब को ये बाखूबी वाकिफ है, केसीआर साहब एक कद्दावर नेता है, ये कभी भी तेलंगाना की सूरत हाल बदला सकते हैं, ये कहीं ना कहीं उनको डर है। वही डर उनको जो है आज यशोद हॉस्पिटल को लेकेगा। एक इंसानियत के तौर पर भी बहुत अच्छा जो है मैसेज दिया है रेवंत रेड्डी साहब, इसकी जो है तारीफ होनी चाहिए। जी जी, फरासत बागरी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? रेवंत रेड्डी का डर आप देख रहे हैं, मगर रेवंत रेड्डी अपना जो है उनको जेल को भिजाने की प्रोसेस कर रहे हैं वो। हाँ, तबीयत कैसी है देखने नहीं गए हैं, उनको तबीयत कब भेजना है जेल को वो कंडीशन देखने गए हैं। हाँ, दो बेडरूम का फ्लैट जो है जेल में तैयार है उनका, 2 BHK का, वहाँ जाना है, वहाँ रेस्ट करना है। फरासत अली बाखरी साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन ये जो कविता को जो ना क्यों नहीं भिजाया, कविता भी जाएगी साहब, क्यों नहीं भिजाया? कविता भी देखिए, सुनिए, आप लोग पूरी तैयारी करते हैं। केसीआर, हरीश राव जितने ये मिसमैनेजमेंट करें तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट में, अवाम के साथ बदतमीजी करें, अवाम के पैसे के साथ मिसयूज करा है, वो पूरे जेल को जाएंगे। बता दूंगा मैं आपको, आज ही जो है स्टेट गवर्नमेंट ने केसेस बुक किया है तलसानी श्रीनिवास यादव के पास, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर के पास, कई फाइलें उनके पास से गायब है। उनका जो कल्याण OSD था उसके ऊपर केस बुक हुआ है, नाम गिना रहा हूं मैं आपको। स्टेट गवर्नमेंट ने जो है बहुत ही सीरियस लिया है इनके पास, जो जबकि डायरेक्शन दिया गया था कि नहीं गवर्नमेंट बनने से पहले कोई फाइल सेक्रेटरी के पास नहीं जाएगी। अशफाक साहब से सवाल ले लेता हूं। अशफाक साहब, इस तरह की खबरें हैं कि अब वो जो है हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद जेल भेजने की तैयारी है? बिल्कुल। देखिए, आज का जो रेवंत रेड्डी जी का जो जाना था जी, तो इंसानी जो सो हकूक का जो अखलाक का मुजाहरा है वो, क्योंकि केसीआर एक जो सो पॉलिटिशियन है, उन्होंने अपनी जिंदगी तेलंगाना के लिए काफी वक्त दिया है। ठीक है, आवाम ने उनको जो सो इस बार मौका नहीं दिया, लेकिन जिस तरीके से आज वो जाकर जो सो मतलब उनकी जो तबीयत वगैरह पूछे, ठीक है, अब जो केसेस वगैरह हैं वो डिफरेंट हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक इंसानी जो है कि चीफ मिनिस्टर है, ये पुराने चीफ मिनिस्टर थे, उनकी तबीयत को पूछा। जहाँ तक जो सो कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि भाई एक अच्छा स्ट्रांग अपोजिशन मिले, हम अपोजिशन को भी जो सो वो करते हैं, उनकी भी जो सो कदर करते हैं, क्योंकि जब तक अपोजिशन ना हो, क्योंकि अभी हम नेशनल लेवल पर देख रहे हैं अपोजिशन नहीं होने का नुकसान क्या है। तो एक अच्छी मजबूत अपोजिशन एक अच्छे स्टेट को चलाने में, स्टेट को कामयाब करने में तो बहुत बड़ा रोल करती है। और रेवंत रेड्डी जो है वो केसेस वगैरह तो है, वो हमारा कांग्रेस से तो कोई पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो गवर्नमेंट का प्रोसेस है। जहाँ पर कोई अगर जैसे कुछ गलत करता है तो उसके ऊपर जो केसेस होंगे उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने ये दिया है कि जैसा कि अभी 2 गारंटीज जो आने के बाद में 9 तारीख को सोनिया गांधी जी की बर्थडे के उसके ऊपर जो महिलाओं के लिए आप देख रहे हैं कि कई जो सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहे हैं, हमारी जो महिलाएं हैं वो काफी खुश हैं। और साथ ही साथ क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो हेल्थ का था, हेल्थ के लिए भी 10 लाख का निजामाबाद का भी वीडियो चल रहा है, जहाँ पे कंडक्टर जो है ना, मैं आने वाला हूं उसके लिए भी जो वीडियो चल रहा था उसका भी सस्पेंशन होगा, उसको बुलाकर जो बर्खास्त कर दिया। जब गवर्नमेंट जो देने के बाद कैसा कलेक्ट करता पैसा, क्या मैनेजमेंट, क्या सिस्टम है ये? जो सिस्टम बीआरएस का था वो सिस्टम आपका कांग्रेस का भी है। सजा भी मिली है, अगर गलती हुई तो सजा भी मिली है उसकी। और जो प्रजा दरबार के तौर पर आने के बाद में, क्योंकि ये पब्लिक गवर्नमेंट है, पब्लिक की है, यहाँ पर जैसा प्रगति भवन को तो प्रजा भवन बना दिया गया। कांग्रेस ये मैसेज देना चाह रहे स्ट्रांगली कि ये गवर्नमेंट पब्लिक की गवर्नमेंट है, और इस पब्लिक की गवर्नमेंट में पब्लिक के फायदे के लिए, जहां पर देखिए गवर्नमेंट बनके 2 दिन हुआ, और अगर आप वो वीडियो की बात करें, जो वीडियो बताएगा, तो और एक जो रिकॉर्डिंग पे जो ऑफिसर था उससे बात करने के बाद ये साफ तौर पे वाजे कर दिया है कि वो वापस जब आ रहा है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए, मुबारक आपको। आपके प्रजा दरबार के लिए भी बहुत बड़ी नेक तमन्नाएं की जा सकती है, क्योंकि केसीआर ने बिल्कुल आवाम से दूरी अख्तियार की, निज़ाम जैसी हुकूमत, जैसा कि एक बादशाहत जैसी हुकूमत करने की कोशिश की, उसको आप अवामी हुकूमत करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रजा दरबार लगाए। लेकिन प्रजा दरबार जुमा के दिन क्यों? सवाल यह है कि जुमा के दिन, देखिए, मुसलमान औरतें हो या मर्द हजरात हो, जुमा नमाज के लिए या दूसरे मसरूफियात की वजह से मसरूफ रहते हैं। ये तमाम लोगों को मालूम है कि जुमा का दिन एक मुसलमानों का एक मसरूफ तरीन दिन है। ये प्रजा दरबार हफ्ते के दिन लगा सकते थे, आप इतवार को लगा सकते थे, जुमा का दिन क्यों? मुझे लगता है कि शायद अशफाक साहब ये बात पहुंचाएं वहां तक कि अगर वाकई ये परेशानी का मामला है तो अशफाक साहब इस मामले को उठाना नहीं कि आप मुसलमानों के सुनवाई नहीं करना चाहिए। एक हुकूमत होती है, वो हुकूमत सबके लिए होती है। हम अगर उसको हर चीज में हिंदू मुसलमान का, अगर हिंदू मुसलमान नहीं, मैं बता रहा हूँ, संडे रख दे आप, संडे भी हॉलिडे का होता दिन होता था। आप समझ रहे हैं कि किसी दिन अगर जुमे के दिन जैसे अगर वो रेवंत रेड्डी दिल्ली से बाहर हो गए, काम से जाएंगे, तो उस दिन तो नहीं भी लगेगी। ऐसा नहीं है कि हर फ्राइडे को लगेगी बोल के, नहीं।
अब मस्जिद की जहाँ तक नमाज फ्राइडे के दिन की बात कर रहे हैं हम, जो आदमी है 90% जो सेक्रेटेरिएट को प्रजा दरबार को जो पहुंचने वाले लोग हैं, वहाँ पर नमाज के लिए भी जो वक्त होगा उसके टाइम पे जो सो लोग अपने अपने घर तक तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन हर चीज में अगर हिंदू मुसलमान का आगे देखिए यहाँ पे बिल्कुल मैं आपके मैं अशफाक साहब से माजरत करता हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम के नजरिए से हिंदू मुस्लिम के नजरिए मैं हिंदू मुस्लिम नहीं मैं मुसलमानों की बात नहीं। देखिए बराबर बेशक अगर हम ईद उल मोमिनीन है, जुमा का दिन ईद उल मोमिनीन है, बंदोबस्त कर देंगे नमाज का नहीं किया नहीं हो देखिए आप इंशाल्लाह आप जो आवाम का देखिए हम देखिए मैं आपके इक़दाम की सताइश करता हूँ, आपने प्रजा दरबार लगाया आपके इक़दाम की सताइश करता है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि यह दिन को किसी और दिन में तब्दील कर दिया, ये हमारी दरख्वास्त मशवरे के तौर पर मान लेते हैं। मैं आपके पास वापस आऊंगा। देखिए छोटी सी मिसाल ये थी कि जहाँ पर जो रेवंत रेड्डी की जो उनका जो बोर्ड था वहाँ पर लगाया गया था और उसको बताया गया कि भाई यहाँ पर उर्दू कहीं ना कहीं मिस हो रही है, मेरी नेक्स्ट 2 दिन में जो चेंज होकर वहाँ पर उर्दू को भी ऐड कर दिया गया। उसके लिए भी मुबारकबाद यहाँ पर आवाम या पब्लिक अगर जो बता बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है, देखिए उर्दू में नहीं है बोल के बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई? ऐसा है सेकंड लैंग्वेज है, स्टेट की सेकंड लैंग्वेज है। केसीआर साहब ने बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े बातें किए, एक तेलुगु दां को उर्दू एकेडमी के अंदर जो ना लाकर बिठा दिए और धीरे धीरे उर्दू को खत्म करते रहे, लेकिन वही काम आपके जरिए से होना ये तशवीश की बात है। नहीं अभी हालांकि मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं और ना ही मैं प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं अपने हिसाब से एक बात कह रहा हूं कि अभी थोड़ा सा मौका दीजिए चीज़ों को अभी बदलने की। अभी आज जो है एक बड़ी खबर ये भी आई कि जितने भी जो भी इनके चेयरमैन थे अलग अलग कॉरपोरेशन के, उनको जो है सबको जो है हटा दिया गया है, जियो गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है। लगभग चेयरमैन को नहीं माइनॉरिटीज कोई चेयरमैन अभी तक नहीं हटा, और एक चेयरमैन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया। नहीं मैं वही बता रहा हूँ, वो गवर्नमेंट की तरफ से अब जियो आया है, आज ही वो जियो आया है। और ये है कि अच्छा है, कुछ लोग ऐसे हैं ढकलने के बाद भी नहीं जाने वाले हैं। 54-55 जो कॉर्पोरेशन है उनको जो है अब जो दामाद थे ना सोमेश कुमार एके खां, उनके लिए जियो आया है। वो केसीआर के जो दामाद थे अल्लूडू थे, उनके लिए जियो आया, उनको हटना है। अशफाक साहब क्या कहेंगे? पहले आप जो कुछ कहना चाह रहे थे उस पर बताइए। अब वो आपके दामाद बता दे रहे हैं, बोले बीआरएस के दामाद थे। पैसा बचा रहे ना, सरकार का पैसा बचा रहे ना। ठीक है, जवाब दामाद ही बचाएंगे, दूसरे का पैसा। जी बताएं। अकबर साहब पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, रेवंत रेड्डी साहब जो प्रजा दरबार लगाए, ये सिर्फ और सिर्फ प्रगति भवन को डिफेम करने की एक साजिश है और दूसरा कुछ भी नहीं है। इसमें डिफेमेशन क्या है भाई? नहीं साहब, नहीं बात रख लीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। प्रगति भवन एक सीएम का एक वो था, एक कैंप था, वहां पर जो है एक आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं थी। वहां पर जो है बड़े मिनिस्टर के साथ जो है मीटिंग होती थी, वहां पर जो है आम आदमी का दाखिला मना था, सिर्फ और सिर्फ उसको डिफेम करने के लिए। और जो प्रजा दरबार है उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, मैं ये बोलना चाहूंगा। हर जगह कॉर्पोरेटर रहते, एमएलए रहते, मतलब गांव में जो सरपंच रहते, वहां से जो है मामले हल कर सकते हैं। वहां पर जो है मामले लेकर जो है यहाँ पर आने का क्या, कार्यकर्ता तक भोगलाहट का शिकार हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। कैंप ऑफिस को आम आदमी के लिए जो है ना जाने की जगह नहीं है बता रहे, प्रगति भवन को डिफेम करने के लिए वो प्रोग्राम रखा गया है और वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, थोड़े दिन में ये बर्खास्त हो जाएगा, ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब वो अशफाक साहब सवाल आपसे सीधे तौर पर, पहला तो ये कि सीधे अकबर अली हमारे बीआरएस के लीडर आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि प्रगति ये जो प्रजा दरबार आपका जो लगाया गया है ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, पहला मामला। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि अब ज़्यादातर कॉरपोरेशन जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से उसको जो है कहीं ना कहीं रद्द कर दिया गया, उसके चेयरमैनों को हटाने के लिए आदेश दे दिया गया। क्या लगता है कि मुसलमानों को वाकई जगह मिलने वाली है आपकी, चाहे वो कैबिनेट हो, चाहे वो मिनिस्ट्रीज़ हो, या इन जो कॉरपोरेशन में जगह मिलेगी? सबसे पहले आपका सवाल प्रजा दरबार का ले लूं। प्रजा दरबार का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वाईएस राजशेखर रेड्डी, उन्होंने चालू किया था। उसके बाद में केसीआर की गवर्नमेंट है और उसको बर्खास्त कर दिया गया। और मतलब आवाम से जो राब्ता पब्लिक का, जी चीफ मिनिस्टर एक आवाम का नुमाइंदा है, चाहे वो स्टेट के अंदर हो या फिर अभी हम एमएलए हो, ये सब जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये चाहते हैं कि उनके जो मसाइल है लोकल स्तर पे अगर हल ना हो, ताकि वो अपनी जो तकलीफ है वो चीफ मिनिस्टर तक पहुंचा सके, तो वो उस तरीके से आम करने के लिए
प्रजा दरबार का जो सिस्टम बनाया गया वो राजशेखर रेड्डी साहब भी उसी तरीके से लोगों के जो मसाइल थे, कई मसाइल ऐसे होते हैं कि जो ऑफिशियल मसाइल होते हैं वो वहां तक पब्लिक नहीं पहुंच पाती, तो वो अपना जो मसला है वो लेकर के, अभी आप देख रहे हैं कि रोजाना के वीडियोस कई मसाइल जो आ रहे हैं सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, तो कोशिश ये जब, और दूसरा सवाल ये भाई कह रहे हैं कि वो नहीं टिकेगा, तो मैं उनको ये बता दूं कि 5 साल कांग्रेस गवर्नमेंट है और प्रजा दरबार 5 साल चलेगा, अगले 5 साल का तो जो पब्लिक यही प्रजा का जो वो रहेगा डिसीजन, अगर कांग्रेस को फिर बिठाएगी तो फिर प्रजा दरबार चलेगा, नहीं बिठाएगी तो फिर वही केसीआर का जो फार्म हाउस चलेगा। ठीक है। दूसरा जहां तक कारपोरेशन का जो आपने सवाल किया, ये एक जो ड्यू प्रोसेस है, क्योंकि अभी जो लोग यहाँ पर बैठे हैं जो टीआरएस के जो कॉर्पोरेशन से वगैरह थे, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर उनके जो करीबी लोग थे उन्हीं को जो अकोमोडेट किया गया था। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ये कोशिश रहेगी कि जो लोग वाकईतन जो कॉर्पोरेशन में काम करेंगे और मुसलमानों को भी ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी दी जाएगी। मैं तो कांग्रेस पार्टी में ये बोलूँगा वक्फ बोर्ड वगैरह तो ये हमारे ही जो सो मुसलमानों को देने के, इससे हटकर भी कई कॉर्पोरेशन है जहाँ पर जो सो हम नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। कैबिनेट का एक्सटेंशन होगा। फिरासत साहब, मैं इस पे आपसे जवाब लूंगा, लेकिन मैं क्योंकि ब्रेक के लिए रुकने वाला हूं तो उनकी बात पूरी करके मैं ब्रेक लेने वाला हूं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करेंगे, क्योंकि असेंबली में कोई भी नुमाइंदा मुसलमानों का नहीं पहुंच सका, तो कोशिश ये रहेगी कि वहां पर मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन चेयरमैन वगैरह को कॉर्पोरेशन में देकर पब्लिक के जो मसाइल है, ताकि जो अवाम मुसलमान जो भी लीडर्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, वो जो पब्लिक तक पहुंचे और पब्लिक के जो मसाइल है वो गवर्नमेंट तक पहुंचे। हम बात कर रहे थे अशफाक साहब से। अशफाक साहब से कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को लेकर बात हुई और कई मुद्दों पर बात हुई। फिरासत बाकरी साहब के पास एक बार मैं फिर से जाना चाहूँगा। फिरासत बाकरी साहब, आप बीच में कुछ कह रहे थे, मैंने आपको टोका क्योंकि मुझे ब्रेक के लिए जाना था। आप अपनी बात पूरी कर। 7 तारीख को रेवंत रेड्डी ने कैबिनेट का विस्तार किया यहाँ पर, ठीक है, लाल बहादुर स्टेडियम में। बिल्कुल। उसके अंदर कोई एक मुसलमान आदमी आपको नजर नहीं आया। फिर आप मुसलमानों की बात करें हमारे अशफाक साहब, हाँ, आपके पास कोई मुसलमान लीडर नहीं है, किसी को भी आप जो मिनिस्टर बनाने का बाद में मैसेज देना था आपको। हाँ, आप तो बलंग दावे करें मुसलमान हमारे साथ ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, कहाँ है फिर? उससे अच्छा तो फिर आपके यूपी का चीफ मिनिस्टर है योगी महाराज। हाँ, आज उसके कैबिनेट मिनिस्टर मुसलमान भी है, चेयरमैन भी है, एमएलसी भी है, कॉर्पोरेटर भी है, मेयर भी है, सब है। फिर आप कांग्रेस क्या करें फिर जबकि मुसलमानों के पूरे वोट लिए हैं आप जी, उसके बावजूद मुसलमानों की हक तलफी करे हैं। ठीक है, अशफाक साहब इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं हमारे अकबर अली साहब के पास और अबराज साहब के पास जाऊंगा जी। जहां तक मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देने का सवाल है, 100% मैं समझता हूं कि कर्नाटक में जितने मिनिस्टर्स दिए उतने मिनिस्टर्स बीजेपी ने कहीं पर भी नहीं दिए होंगे। और अगर रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी का किसी भी स्टेट में निकालने, तेलंगाना पर ही आ रहा हूँ क्योंकि मैं समझाते आ रहा हूँ, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश का जो एग्जाम्पल, हाँ मैं भी वो एग्जाम्पल कर्नाटक का दे रहा हूँ, दूसरे स्टेट का दे रहा हूँ मैं आपको। और वहां पर आते हुए कह रहा हूँ कि तेलंगाना में क्योंकि हमने एक एमएलए भी नहीं जीता, अगर एक एमएलए को भी जीता कर अगर जो लाते होते तो उसी वक्त जो बराबर उनको जो कैबिनेट मिले थे। आप टिकट दिए तो जीतेंगे ना साहब, हम तो टिकट दिए, टिकट देने के बाद में नहीं जीता वो अलग बात है। लेकिन हमारा जो वो है कि 3 एमएलसी अभी वेकेंट हुए हैं, वो 3 में से एक का जो कंसेंसस चल रहा है कि भाई किसी हमारे 2-3 जो लीडर्स हैं उनके नाम चल रहे हैं आगे, उसमें से कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी और जो हमारे हाईकमांड हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी है और हमारा एक जो प्रोसेस है वहाँ पर डिस्कशन चल रहा है कि वो किसी ना एक को जो सो वहाँ पर दिया जाए। जैसे फिरोज खान का नाम भी चल रहा है कि वो 4 टर्म से जो मजलिस के खिलाफ बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हैं, उनको जो सो मौका देना चाहिए। या फिर हमारे शबीर अली साहब का नाम चल रहा है कि सबसे सीनियर मोस्ट जो सो लीडर रहे हैं। तो इस तरीके से किसी ना किसी को तो अकोमोडेट करना है और जरूर करेंगे। अब ये है कि मतलब 2 दिन आज बने हैं, बनने के बाद में भाई आप जो मैं अब इससे पहले भी सब बोला कि हर एंगल में ये मत ढूंढिए कि मुसलमानों के साथ जो तो नाइंसाफी हो गई। कांग्रेस पार्टी का वायदा है मुसलमानों के साथ इंसाफ होगा और बराबर जो कैबिनेट में भी जगह मिलेगी और कई कॉर्पोरेशन में मिलेगी। चलिए अबरार साहब, ओपनिंग ऑफ अकाउंट में आप जो है 0 बता दिए माइनॉरिटी को, अब आगे क्या करते देखेंगे। अकबर अली साहब कुछ कहना चाहें? अकबर अली साहब बताएं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी साहब सीएम साहब का ओथ लिए है, ओथ लेने के बाद और मुसलमानों के ताल्लुक से वो संजीदा नहीं है। उसकी मिसाल ये है कि एक भी मिनिस्टर जो है नहीं बना है मुसलमानों से। और ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई बोधन के जो एमएलए थे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे, वहां पर उनको कभी मिनिस्ट्री में नहीं लिया गया। ये एमआईएम के प्रेशर में महमूद अली साहब को एमएससी के अंदर कोटे में लेके आके जैसे आप बनाए। हमारी बात वो मुस्कत ये है कि यहाँ पर एमएलए आपने किसका प्रेशर है? हमारे पास किसी का प्रेशर नहीं है। महमूद अली साहब हमारे पास नुमाइंदे की देने की आपके पास मुसलमान एमएलए जीत के नहीं आया। रेवंत रेड्डी कामारेड्डी लड़े क्यों? क्या वजह थी वहाँ लड़ने की? शबीर अली घुराने के का मैसेज ये था कि मैं डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूँ चीफ मिनिस्टर को, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। 2 जगह से लड़े, कौन जीते फिर वहाँ से? आपको चांस मिल गया उसमें, 2 जनों की लड़ाई में चेन्नई में लेकर
तो सीट आया। के वास्ते रेवंत रेड्डी साहब काम नहीं लड़े वहां पे। अकबर अली साहब को अपनी बात पूरी करने देते हैं, फिर आप लोगों से मैं सवाल ले लेता हूँ। अकबर अली साहब, मिनिस्ट्री देने के लिए जीत हार की कुछ कंडीशन नहीं थी। महमूद अली साहब ना तो कभी भी एमएलए बने ना कुछ बने, लेकिन उनको जो है सीएम साहब अपने साथ जाके जो है डिप्टी सीएम का जो है और होम मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो देते हुए उनको होम मिनिस्ट्री दिलाई। कांग्रेस पार्टी भी कल ऐसा कर सकती थी। ये गैर संजीदगी होने वाली बात है मुसलमानों के ताल्लुक से, खाली बयानबाजी है। लेकिन अकबर अली साहब, अकबर अली साहब, अकबर अली साहब देखिए, इमाम ज़मीन ये एक हमारे मुसलमानों का एक वो है, उससे जो है जुड़े हुआ इमाम ज़मीन। अभी तो आप हिंदू मुसलमान बोल रहे थे, फिर एक मुसलमान के अमल को आप हिंदू मुसलमान बोल रहे हैं। कांग्रेस की पॉलिसी है ये। आप काम वही करें तो नहीं दिए तो नहीं दिए, नहीं दिए। अबरार साहब से एक सवाल ले लेता हूं। अबरार साहब, कांग्रेस ने 6 गारंटियां दी, आप जानते हैं बखूबी। 2 गारंटियों को पूरा कर दिया, क्या वाकई कांग्रेस गारंटियां यहां पूरी करने में कामयाब रहेगी? देखिए, अभी तो मैं पहले के पहले उन पे जो ना सवाल करना थोड़ा सा जल्दबाजी समझूंगा जी, क्योंकि इस वक्त में जो हुकूमत हाथ में आई है वो हुकूमत जो है ना खसारे में है, डिफिशिएंट बजट है, और रही बात तनख्वाहें देने का भी बड़ा टास्क है, क्योंकि केसीआर हुकूमत ने जिस तरह से फंड्स को मिसयूज़ किया है। और देखिए 2-2 साल से वेंडर्स जो है ना पेमेंट के लिए चक्कर मार रहे हैं। खुद सीएम क्या फाइनेंस के लिए जो साहब हैं वो बड़े ही कमीशन दे करके कुछ मखसूस बिलों तक ही पेमेंट करते रहे। ये ऐसे रिकॉर्ड्स हमारी नज़र में आए। अब इस बात के साथ ये इत्तेफाक किया जा सकता है कि अभी जो मौजूदा हुकूमत है वो कुछ स्कीमात की शुरुआत की है, जिसमें से 10 लाख की स्कीम है या फ्री बस सर्विस की स्कीम है, ये शुरुआत की है और उम्मीद लगाया जा सकता है। इसके बरखिलाफ़ सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम नुमाइंदे को मिनिस्ट्री में अगर पैरेलली जैसा आप 12 मिनिस्टर्स को देने के लिए और ख़ुद चीफ मिनिस्टर के ओहदे पे जब तसाद पैदा होता है, 5 तारीख की मीटिंग डिज़ोल्व होती है और 6 तारीख के दिन दिल्ली पहुंचा जा सकता है, नाम की खतियत होती है। क्यों एक मुसलमान के नाम की खतियत नहीं हो पाई? एक सवाल। दूसरा सवाल, अजहरुद्दीन एक ऐसा चेहरा है जो साबिक़ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, अब ये वो मौजूदा तौर पर रियासत में आज एमएलए के लिए कॉन्टेस्ट किए हैं, उनकी एक अपनी काबिलियत है, वो एक मुल्क के मायानाज चेहरा है। अब उनको जो है ना स्पोर्ट और हेल्थ जैसे ऐसे जिम्मेदारियां दिया जा सकते हैं और उन पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं है, जैसा कि साबिक़ में जो मिनिस्टर रह चुके हैं वो कहीं ना कहीं वो दागदार हैं। तो कम से कम हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। नहीं, देखिए हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन जो है ना एक ऐसा वो एक दलदल है जहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ, वहाँ पे जो स्टेडियम में जो मैच हुआ था उसको लेकर के जो भगदड़ हुई थी उसको लेकर के उनके ऊपर ये हो रहा है। लेकिन बहुत पहले से ही वहाँ पे हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में इस तरह के तसाद चल रहे हैं और वो कोर्ट को भी जा रहे हैं। मैं किसी की तायीद या मुखालिफत के अंदाज में गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो एक चेहरा जो इस पूरे दुनिया में मशहूर है, उसको एजाज दिया जाना चाहिए था। अगर उसका नाम साथ में लाते तो शायद कांग्रेस के लिए थोड़ा बेहतर मैसेज जाता कि किसी एक मुसलमान को जो उस वक्त में मिनिस्ट्री में पैरेलली साथ में एलोकेट नहीं करना, ये एक सवाल है। ठीक है, मैं अशफाक साहब सीधे तौर पर वाकई मतलब क्या वजह रही कि आपके जो हैं 10 से 11 मिनिस्टर्स जो हैं वो शपथ लेते हैं, उनको मिनिस्ट्री में जगह दी जाती है, बड़े बड़े पोर्टफोलियो अलर्ट किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता है पहले ही उसमें, ऐसा क्यों रहा है सर? भाई ने जैसा कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस पार्टी के अंदर माइनॉरिटीज़ के जेम्स हैं, चाहे वो अजहरुद्दीन रहने दीजिए या मोहम्मद अली शब्बीर रहने दीजिए या फिर फिरोज खान रहने दीजिए या ऐसे और कई मुस्लिम जेम्स से जा रहे हैं पूरे भी। उसमें से हमको तय करना है कि जो बेहतर हो सके, जो बेहतर से बेहतर जो अपना परफॉर्मेंस आने वाले जो 5 साल जो हुकूमत को लेके चलना है, उसमें जो माइनॉरिटीज़ के जो इशू रहेंगे उन इश्यूज़ को किस हद तक जो है सो वो वहाँ पर फुलफिल करेंगे और जो मसाइल हैं उनको किस तरीके से हल करेंगे। आप क्योंकि अब 11 में ले लिए, 11 को शपथ दिला दिए, तो मैं बोल ही ये रहा हूँ कि हम चाह रहे हैं कि बेहतरीन नुमाइंदगी जो सो हमारी, क्योंकि सीनियर लीडर्स भी हैं यहाँ पर। अजहर भाई जो सो पहला इलेक्शन लड़े, इससे पहले वो जो सो MP रहे हैं उत्तर प्रदेश से। अब फिरोज खान पिछले 4 टर्म से जो सो लगातार MIM से जो सो वो लड़ते आ रहे हैं और इस बार बहुत ही कम वोटों से हारे हैं। तो कहीं ना कहीं अकोमोडेट करने का मसला तो है, लेकिन इन्हीं में से किसी एक को अकोमोडेट करेंगे जो बेहतर जो सो जिन पार्टी को समझ में आएगा, उसमें से किसी एक को जरूर अपॉइंट करेंगे। इंशाल्लाह 6 महीने में हो जाएगा।
इंशाल्लाह 2-4 दिन में हो जाएगा, 6 महीने में नहीं, इंशाल्लाह 2-4 दिन में हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अक्सर ऐसा होता रहा है, निकाला नहीं गया किसी को अशफाक साहब, क्योंकि अक्सर ऐसा होता रहा है कि मिनिस्ट्री दे दी जाती है या फिर उनको बाद में एमएलसी दे दी जाती है, या एमएलसी तरीका वही है साहब, अगर आप चाहते हैं किसी को मिनिस्ट्री देना, आप पहले मिनिस्ट्री दे दीजिए, पोर्टफोलियो दे दीजिए, बाद में एमएलसी भी दी जाती है। और मुख्यमंत्री का कितना अच्छा इसका उदाहरण है, उत्तराखंड की बात करें, पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट आपको एमएलसी मिल जाएगा, कंटिन्यू हो जाएंगे। पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो अपनी सीट हार गए थे और मुख्यमंत्री, लेकिन पार्टी ने उन्हीं को घोषित कर दिया, वो दोबारा से चुनाव लड़े, उनके लिए एक विधायक ने इस्तीफा दिया, जीत गए। तो ये होता है, मतलब क्या वाकई ऐसा नहीं किया जा सकता था? नहीं, किया तो जा सकता था, लेकिन मैंने आपको करना नहीं चाहिए। कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जो एमएलसी के सीट्स हैं वो कम निकल रही हैं, और यहाँ पर जो मुस्लिम लीडरशिप है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह के करम से बहुत अच्छे जो लोग हैं जो मिनिस्ट्री के जो दावेदारी में जिनके जो नाम आगे चल रहे हैं, तो उन्हीं में से किसी, क्योंकि हमारे पास निकली 3 सीटें रही हैं, तो 3 में से एक को ही अकोमोडेट करना है। लेकिन यहाँ पर अजहर भाई भी है, शबीर साहब भी है, मतलब बड़े नाम है आपके पास में, उस पर जो है विचार चल रहा है। अकबर अली साहब से एक मैं सवाल ले लेता हूँ। अकबर अली साहब, हम बात करें कि केसीआर ने बार बार अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन में कहा कि मैंने जो काम किया है मुझे उसके नाम पर वोट दिया जाए। कई कुछ और भी इल्ज़ाम लगे, कुछ और भी मामले रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने कामों की बुनियाद पर वोट मांगते नजर आए। लेकिन क्या लगता है कि जो कांग्रेस की 6 गारंटी थी वो कहीं ना कहीं केसीआर उसमें पिछड़ गए? केसीआर साहब एक वाहिद शख्स ऐसे है हिंदुस्तान के सीएम जो बिला लिहाज मजहब व मिल्लत काम करे। ये इलेक्शन है, इलेक्शन में जीत हार तो लगी हुई रहती है। ठीक है, केसीआर साहब हैट्रिक होना जरूरी था, भले ही हमारे एमएलए मुंतखब नहीं हुए, लेकिन वोट के लिहाज से देखा गया तो सिर्फ 2% हम जो है पीछे है वोट, पूरे तेलंगाना में वोट के लिहाज से। यकीनन आने वाले इंशाल्लाह वक्त कहीं ना कहीं आप पर इल्ज़ाम ये भी लग रहा है कि जो खासकर शहरी इलाका है, शहरी इलाका चाहे वो हैदराबाद का हो चाहे दूसरा हो, वहाँ पर तो आपके वोट एमएलए भी जीते, वोट परसेंटेज भी आपका बरकरार रहा, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र थे, गांव के इलाके थे, वहाँ पे आप विकास नहीं पहुँचा पाए उस तरह से जितना शहरों पे आपने तवज्जो दी। क्योंकि केसीआर साहब जो है ना प्रचार करने में लगे रहे, प्रचार किए, काम नहीं किए। और वो शहर में प्रचार आसानी से होता क्योंकि यहाँ पे होर्डिंग्स है, मेट्रो के पिलर्स है, जहाँ पे आप जो ना अपना पाम्पलेट लगाते रहेंगे हर बार में, बड़े बड़े होर्डिंग्स है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने के लिए। यहाँ पे व्हाट्सअप, यूट्यूब चैनल्स है, फेसबुक है, और जो है ना आपका टी न्यूज़ चैनल है जो आपका प्रचार करता है। नहीं, किसी पर्टिकुलर चैनल की अभी यहाँ पे बात ना करें। मैं देखिए मुंसिफ टीवी पे, यहाँ पर हम मुंसिफ टीवी की बात करेंगे, आप दूसरे तरीके जो प्रचार कर रहे हैं ठीक है उनको। हाँ, नहीं वो करते रहे तो इसलिए शहर के लोग मुतासिर रहे। यहाँ के लोगों को कुछ चाहिए नहीं, शहर में अपनी मसरूफियात होती है, तो लेकिन जो गांव के जो हकीकी लोग जो नुकसान पहुंचाए, जो जिनको जो कमियां महसूस हुई, उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसका फेवर किया, लेकिन ये कहूंगा कि वो बीआरएस के खिलाफ वोट किए। अकबर अली साहब, आपका क्या कहना है इसमें? केसीआर साहब जैसे आप बता रहे शहर में मतलब अच्छा ये करे, डिस्ट्रिक्टों में नहीं हो सका, उसकी वजह यह है कि रेवंत रेड्डी साहब वहाँ पर जाके जो है झूठे वादे करे, सो है मैं जो है आपको नौकरी दिला दूँ, ये दिला दूँ, ऐसा बोल के 12% का तो वायदा नहीं करे साहब, झूठे। इसलिए वो बीआरएस पार्टी बनाने का मतलब ही है 12% रिजर्वेशन हमारे को मतलब मिल सकता। टीआरएस से बीआरएस में आने के वजह ही बीआरएस पार्टी है। सच्चे वादे, टीआरएस के सच्चे वादे कहाँ हैं? रेवंत रेड्डी साहब ने झूठे वादे किए वहाँ पर जाकर डिस्ट्रिक्टों में कि मैं नौकरी दिला दूँ, मैं जो है हर जो है नौकरी दिला दूँ, ऐसा सच्चे वादे थे क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे? सच्चे वादे कह रहे हैं कि अगर उनके झूठे वादे थे तो आपके क्या सच्चे वादे थे? 12% हमारे बिल्कुल सच्चा वादा है। बीआरएस पार्टी बनाने की वजह ही 12% रिजर्वेशन जो केसीआर साहब जो वादा करे, बात पूरी कर, एक मुसलमान नुमाइंदे को निकाल दिए, 12% रिजर्वेशन, एक वाइस चांसलर नहीं दिए, ये सच्चे वादे है केसीआर। 12% रिजर्वेशन जो केसीआर साहब ने वादा किया, केसीआर साहब इसलिए संजीदे हैं, इसीलिए बीआरएस पार्टी बनाने का सोचे हैं, क्योंकि जब तक सेंट्रल में हुकूमत हमारी नहीं होगी या फिर हमारा असर नहीं होगा, वहां तक ये 12% रिजर्वेशन पूरा नहीं होगा। ठीक है, अभी नहीं बनाना, पहले बनाया था बीआरएस पार्टी हुकूमत थी, बीआरएस पार्टी हुकूमत क्योंकि वक्त की अब मेरे पास कमी है। मैं बहुत चंद लम्हों में फिरासत साहब, बाकरी साहब आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा। अबरार साहब का कहना है कि अभी ये गारंटियों को लेकर तो जल्दबाजी हो जाएगी, चाहे उनकी 2 गारंटी पूरी जो उन्होंने कही थी वो पूरी कर दी हैं, 6 में से 2 गारंटियां सरकार बनते ही उन्होंने पूरी कर दी हैं। बसों में सफ़र पूरी तरीके से फ्री कर दिया गया,
कुछ इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर कदम भी उठा रही है। दूसरा 10 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस की बात हुई थी वो भी उन्होंने वादा पूरा कर दिया। क्या कहेंगे? अबरार साहब का कहना पॉलिटिकल पार्टियों के फाइनेंशियल एनालिसिस दिख रहे हैं मुझे वो, क्योंकि वो मायावती के पास भी जो है बैंकरप्सी बता रहे हैं और तेलंगाना में भी जो है अकाउंट्स खाली है बता रहे हैं। नहीं देखिए, समझता है नहीं सुनिए बात पूरी मेरी बात सुन लीजिए अबरार भाई। मैं जो है ना फाइनेंशियल स्टेटस इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जीएचएमसी का जो बजट है वो भी जो है ना मेरे भाई छोटा इदारा है, इस्तेमाल किया जा रहा है और तेलंगाना के तेलंगाना में फाइनेंशियल 5 लाख करोड़ का खर्च करने के बावजूद भी फिर भी वक्त पे तनख्वाहें नहीं दी जा रही है। हुकूमत की फाइनेंशियल सबसे छोटा तरीका ये है, छोटा तरीका ये है कि क्या एम्प्लॉयमेंट को तनख्वाह बराबर दी जा रही है, करप्शन के मामले किया जा रहा है। इस वजह से आज जो है टीआरएस जाके बीआरएस हुई, बीआरएस जाके वीआरएस हो गई है। आज वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके घर में बैठे, इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर हो सकता हूँ जेल को भी चले जाएंगे। ठीक है, क्या बीजेपी से आपका कुछ चल रहा है क्या कि बीजेपी को पता चल जा रहा है कि जेल में जाने वाले हैं? क्या वाकई अंदरूनी खबरें अब कांग्रेस की लीक हो रही हैं? हमेशा सबको जेल में भिजाने का ही काम, जो करप्ट रहेगा उन्हें जेल को जाएगा। मतलब आप कार्रवाई नहीं करने वाले हैं? वॉशिंग मशीन का काम जो बीजेपी का है, और जो भी पॉलिटिकल आदमी करप्ट रहेगा उन्हें जेल को जाएगा, चाहे कांग्रेस भेजो चाहे मोदी सरकार भेजो। आसाम के चीफ मिनिस्टर कितने करप्ट थे, कहाँ पे थे? महाराष्ट्र के जो उनके दामाद थे वो कितने नहीं, लेकिन अशफाक साहब सवाल आपसे भी है कि अगर मान लीजिए उनके ऊपर जब इल्जाम आपने रैलियों में आपने बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए हैं, चाहे वो डैम को लेकर हो चाहे वो और मुद्दे को लेकर हो, क्या वाकई कार्रवाई नहीं होने वाली? आखिरी सवाल उसके बाद तो सीधा कालेश्वरम प्रोजेक्ट में है मोदी साहब 1,50,000 करोड़ का घोटाला जो है सिर्फ कालेश्वरम में। अगर उसके ऊपर आप पर्दा डालते हैं तो आप भी जिम्मेदार है, फिर उसमें जवाब उठाए जाएंगे, पर्दा डाला नहीं जाएगा। आप बोलिए जेल जाएंगे बोल के नेशनल में भी पर्दा उठाया जाएगा 2024 में, और अभी भी यहाँ पर भी पर्दा उठाया जाएगा। और जो इनका जो अभी जो मसला है कालेश्वरम प्रोजेक्ट का, तो बराबर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस के थ्रू ही लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उठाया और जेल में डाल दिया, नहीं, उसका प्रोसेस होगा जी। वक्त की कमी की वजह से मैं और सवाल नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मुंसिफ टीवी पर जो है सारे मुद्दों को लेकर, चाहे वो तेलंगाना से रिलेटेड हो, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हो या अन्य राज्यों से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं वो लगातार हम उठाते रहेंगे। आपकी बात, जनता की बात को नेताओं से सवाल पूछते रहेंगे और सरकारों तक आपके मुद्दे पहुंचाते रहेंगे। ये मुंसिफ टीवी की कोशिश है। अब फिर आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अशफाक साहब, अबरार साहब और अकबर अली साहब और फिरासत बागरी साहब, आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपने मेज़बान मोनिस अनवर को भी दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।